सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 में हिंदी अनिवार्य का जो मॉडल पेपर 2 प्रैक्टिस के तौर पर हमने PDF के तौर पर उपलब्ध करवाया था, इस मॉडल पेपर 2 का हल आज हम यहाँ देखने वाले हैं। आपने ये मॉडल पेपर 2 हल कर लिया होगा, अपने उत्तरों का मिलान इस वीडियो में बताए गए उत्तर से कर लें। वीडियो अंत तक देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को छांट करके मैंने ये मॉडल पेपर बनाया है और ऐसे कोशिश करूंगा कि 5 मॉडल पेपर मैं परीक्षा से पहले आपको उपलब्ध करवा दूं ताकि आपकी तैयारी अच्छी रहे। वीडियो पसंद आता तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुँचाएँ। आज ही जुड़े हैं इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल से, तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें। देखिए, मॉडल पेपर 2 को हम हल कर रहे थे। खंड ए में आपको पता है कि बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। खंड ए आपका लगभग 29-30 नंबर का बैठता है अलग अलग विषय के हिसाब से। तो खंड ए में देखिए, सबसे पहले हम पहले प्रश्न में अपठित गद्यांश और पद्यांश देखेंगे। अपठित गद्यांश के भी 6 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न और 7 से 12 प्रश्न अपठित पद्यांश के होंगे। इस गद्यांश को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा और इसके बाद हम इसके प्रश्नों पर बात करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा था कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, शीलवान अधिकारी को आप काट देंगे, पारिवारिक संस्कार को आप काट देंगे, लेकिन शील युक्त व्यवहार और शील गुण का महत्व, ये 2 बहुत ही निकट हैं। तो ज़्यादातर इसमें शील गुण का महत्व बताया गया है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर द सही करेंगे, शील गुण का महत्व। दूसरा प्रश्न देखेंगे, शील युक्त व्यवहार की क्या विशेषता है? इससे मनुष्य की ख्याति बढ़ती है, शीलवान व्यक्ति सबका हृदय जीत लेता है, शील युक्त व्यवहार से कटुता दूर भागती है, उपयुक्त सभी। गद्यांश को अगर हम पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, अर्थात उपयुक्त सभी अपना सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा देखेंगे कि शील है दुर्लभ गुण है, देवी गुण है, अर्जित गुण है, अधम गुण है। तो गद्यांश को पढ़ने पर हमें पता चलेगा कि शील एक अर्जित गुण है, इसे अर्जित किया जा सकता है। चौथा देखेंगे, शिक्षार्थी अपने शिक्षक से वांछित शिक्षा प्राप्त कब नहीं कर सकता, यानी कब वो वांछित शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है? शील गुण का अभाव होने पर, शील का गुण होने पर, आत्मविश्वास की कमी होने पर, शिक्षक की सहानुभूति नहीं होने पर। तो यहाँ अगर शील गुण का अभाव है तो वो वांछित शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता अपने गुरु से। ऑप्शन नंबर ए सही है। पांचवा देखेंगे, शील को विकसित और विस्तारित करने में सबसे बड़ी भूमिका कौन अदा करता है? शिक्षक गण, पारिवारिक संस्कार, प्रकृति, देवी देवता। तो पारिवारिक संस्कार ये गुण सबसे ज़्यादा अदा करता है, महत्वपूर्ण गुण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और छठा प्रश्न अपना है, किस किस के लिए शील युक्त व्यवहार समान रूप से आवश्यक है? अधिकारी, अधीनस्थ, शिक्षक, शिक्षार्थी, छोटों बड़ों के कारण, और यह है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। सबके लिए शील युक्त व्यवहार जरूरी है। तो आप इस खंड ए के प्रश्न 1 में जो 12 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं, इनका क्रम चेंज नहीं करेंगे। सारणी बना करके बिल्कुल विधिवत आप इनके उत्तर लिखेंगे। बोर्ड की कॉपी में किस प्रकार ये उत्तर लिखेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा, तो आप तैयार रहें। अभी तो आप इसको देख लें। दूसरा प्रश्न अपना था अपठित पद्यांश वाला। इस अपठित पद्यांश को पढ़ करके जो नीचे 7 से 12 तक रोमन संख्या में जो प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर अपने को करना था। देखिए, गद्यांश हम पढ़ लेंगे। गद्यांश पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। 6 तक हमने वहां देख लिए थे। तो 7वां प्रश्न कह रहा है, तेरे चरण चूमने को कौन लालायित रहता है? पहाड़, नदियां, हिमगिरी, सूर्य। तो यहाँ एक पंक्ति आई थी, लालायित हिमगिरी का माथा। तो हिमगिरी अपना सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा।
8वां प्रश्न देखेंगे, जगत नियंता किसे कहा गया है? संसार को, ईश्वर को, मनुष्य को, पराक्रमी को। तो ईश्वर को जगत नियंता कहा गया है। ईश्वर के बारे में वर्णन है। ऑप्शन नंबर ब अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 9वां प्रश्न है, अंबर के पर्यायवाची पूछा है। पावक अनल नहीं होगा, सलिल सीखी भी नहीं होगा, व्योम नभ ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर स अपना बिल्कुल सही बैठ जाएगा। द भी नहीं होगा, स सही हो जाएगा। सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? जीवन है, प्रलय है, नाश, सृजन। क्या सृष्टि का विलोम है? तो सृष्टि का विलोम होता है प्रलय। उसके बाद देखेंगे, तेरे गीत कौन गाता है? हर किरण, हर पवन। हर किरण और हर पवन बिल्कुल सही है। हर किरण और हर पवन सही है। द वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक पंक्ति आई थी कि हर किरण और संदेश वाही का पवन गीत तेरे गाता है। तो हर किरण और हर पवन ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, आदि अंत से मुक्त किसको कहा गया है? मानव को, प्रकृति को, समुद्र को, ईश्वर को। चूंकि ये पूरा पद्यांश ही ईश्वर के बारे में है, तो ईश्वर को आदि अंत से मुक्त कहा गया है। दूसरा प्रश्न आपके खंड ए में रिक्त स्थान वाला था, जिसमें ग्रामर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? या तो हम बोली कहते हैं या फिर उपभाषा। या तो बोली कह दो या उपभाषा। बोली कर दें, उपभाषा भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, दूसरा जो रिक्त स्थान था, लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि करेंगे। तीसरा वैसे तो देखेंगे, अंधेरा हो गया, सेठ ने नौकर से कहा, वाक्य में कौन सी शब्दशक्ति है? ध्यान दीजिए, यहाँ समय सूचक बात कही गई है। समय सूचक बात कही गई है, और मैंने आपको बताया था कि जहाँ समय सूचक बात हो वहाँ व्यंजना शब्दशक्ति करनी है। कौन सी शब्दशक्ति? व्यंजना। चौथा, लक्षणा शब्दशक्ति के 2 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? एक तो देखिए रूढ़ा लक्षणा, और एक हो गया प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। काव्य में जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिले, तो वहाँ चूंकि एक ही शब्द के ज्यादा अर्थ निकल रहे हैं, तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार? श्लेष। प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसा। जैसा, जैसे, सा, से, सी आता उपमा में होता है, तो उपमा अलंकार का ये उदाहरण है। तो इस प्रकार खंड ए में जो दूसरा प्रश्न है, ये 6 ही रिक्त स्थान के उत्तर आपको एक ही जगह देने, इसी सीक्वेंस में देना है। आपको इनका क्रम भंग नहीं करना। खंड ए में विशेष ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें भी आपके 11 एक नंबर के प्रश्न हैं। इनको हम देख लेते हैं। निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखना है। नोटिफिकेशन को क्या कहते हैं? अधिसूचना। अधिसूचना। और लीज को हम कहते हैं पट्टा। लीज को क्या कहते हैं? पट्टा। दूसरा प्रश्न देखिए, न्यास को हम क्या कहते हैं? ट्रस्ट। TRUST, ट्रस्ट कहते हैं न्यास को। उसके बाद देखिए, शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? तो शेर के बच्चे का जो असल नाम था वो था चांद सिंह। पहलवान की ढोलक पाठ से ये लिया गया है, चांद सिंह। फीचर समाचार से अलग कैसे है? देखिए, समाचार में तो होते हैं आपके तथ्य, और फीचर में कल्पना का मिश्रण किया जाता है। कल्पना मिश्रण होता है इसमें, कल्पना का। तो ध्यान दीजिए, यहाँ समाचार में केवल तथ्यों पर जोर दिया जाता है, और फीचर में कोई लेखक जो फीचर लिख रहा है वो अपने कल्पना का मिश्रण भी उसमें कर सकता है। ये मुख्य अंतर है। यशोधर बाबू अपना आदर्श किसे मानते थे? ये किशन दा को अपना आदर्श मानते थे, और इनका नाम था कृष्णानंद पांडे। यशोधर बाबू ने आज पूजा में ज़्यादा देर क्यों लगाई? क्योंकि वो पार्टी में
शामिल नहीं होना चाहते थे, पार्टी में शामिल नहीं होना चाहते थे, या मेहमानों के बीच नहीं जाना चाहते थे, इसलिए मेहमानों के जाने का इंतज़ार कर रहे थे, जाने का इंतज़ार कर रहे थे कि वो चले जाएं और वो उनके बीच आ जाए। ऐसा वो इसलिए कर रहे थे कि वो पाश्चात्य संस्कृति को नहीं मानते थे। फिर देखिए, सिल्वर वेडिंग कहानी किस द्वंद्व पर आधारित है? तो एक तो पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी जो है, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच क्या है, के बीच वैचारिक द्वंद्व है, विचारों का द्वंद्व है। ये इस द्वंद्व पर आधारित सिल्वर वेडिंग कहानी है। इसके बाद देखिए, जूझ आत्मकथात्मक उपन्यास में लेखक की किस प्रवृत्ति का उल्लेख हुआ है? तो पढ़ने के प्रति जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, पढ़ने के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति का उल्लेख हुआ है, इच्छा शक्ति का उल्लेख हुआ। बाद में वो काव्य लेखन की ओर भी प्रवृत्त हुआ था। लेखक का मन तड़पने का क्या कारण था? जूझ संकलित अंश के आधार पर बताना है। तो पहली लाइन है कि पाठशाला जाने के लिए उसका मन तड़पता था, पाठशाला जाने के लिए, पढ़ने के लिए उसका मन तड़पता था और उसके पिता उसको पढ़ाना नहीं चाहते थे। शमशेर बहादुर सिंह की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखना है। बिल्कुल आप लिख सकते हैं। कुछ कविताएं, बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं ये। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, कुछ और कविताएं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, चुका भी हूँ नहीं मैं, और काल तुझसे होड़ है, काल तुझसे होड़ है मेरी, और इसी प्रकार बात बोलेगी। ये कुछ रचनाएं हैं, कोई दो रचनाएं आप लिख सकते हैं। जैनेन्द्र का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो जैनेन्द्र का जन्म 1905 ईस्वी में, जो अलीगढ़ स्थान है, कहाँ पड़ता है ये? उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ये खंड ए के 3 प्रश्न हैं और आपको देखिए खंड ए में 12 नंबर तो आपके गद्यांश पद्यांश के थे, 6 नंबर आपके रिक्त स्थान के थे और 11 नंबर ये हैं। तो 29 नंबर के ये आपके हो गए, 12 और 6 18, 19 10 29 नंबर का आपके खंड ए अनिवार्य हिंदी में है। दूसरे विषय में लगभग ये 30 नंबर का है, तो आप इसको यहाँ थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद देखिए खंड ब शुरू हो जाता है अपना, और 2-2 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, जनसंचार के मुद्रित माध्यमों की किन्हीं 2 खूबियों को लिखना है। बिल्कुल लिख सकते हैं। हिंदी वे पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अब मैं यहाँ लिख के नहीं बता रहा हूँ, इसके बाद चूंकि मैं आपको बोर्ड की कॉपी में कैसे पेपर हल किया जाता है वो मैं बताऊँगा, इसलिए आप थोड़ा यहाँ केवल प्रश्नों पर देख लें। एक फीचर लिखना आपको मोबाइल फ़ोन केंद्रित जीवन पर। उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है, ये भी आपको लिखना है। कैसे? मेरा पर्दा खोले या अपना पर्दा खोले, इसका आशय स्पष्ट करना है। नमक कहानी का उद्देश्य क्या है, ये लिखना है। जीजी के त्याग संबंधी विचारों को लिखना है। यशोधर बाबू को ऑफिस में साइकिल से आना जाना छोड़ना पड़ा, क्यों छोड़ना पड़ा, वो कारण लिखना है। यदि लेखक की माँ की जगह आप होते तो लेखक को पढ़ाने के लिए क्या क्या करते, ये लिखना है। ये खंड ब जो 2-2 नंबर का है, 4 से लगा करके 12 तक इसमें प्रश्न है। फिर आगे देखिए, खंड से की हम बात करें तो खंड से में कविता के बहाने ये एक निबंधात्मक प्रश्न है, जिसके अथवा में भी कैमरे में बंद अपाहिज कविता से लिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, इनके उत्तर आपको लिखना आना चाहिए। पहलवान की ढोलक पाठ में लुट्टन सिंह पहलवान जिजीविषा का अद्भुत नायक है, कैसे ये समझाना है। और सीरीज के फूल निबंध के माध्यम से लेखक ने संघर्षशीलता और जिजीविषा की जो व्यंजना की उसे स्पष्ट करना है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों। और सिल्वर वेडिंग कहानी का कथानक पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण एवं बदलते मानवीय मूल्यों पर आधारित है, इसको समझाना है। और
जूझ उपन्यास एक किशोर के देखे और भोगे हुए गंवई जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा है। इसको समझाना। ये 3 आपके निबंधात्मक प्रश्न हैं जो अथवा में भी होंगे। और एक प्रश्न जो होगा ये आपके कवि परिचय और लेखक परिचय से होगा, तो ये 16वां प्रश्न होगा। 17वें प्रश्न से आपका खंड 10 शुरू हो जाता है, जो व्याख्या आपके पूछी जाएगी। देखो, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी है मंजिल भी तो है दूर नहीं। ये हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है, कौन सी, दिन जल्दी जल्दी ढलता, एक गीत है, इससे लिया गया है, निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से। तो ये ऐसा आप संदर्भ और प्रसंग में लिखेंगे, व्याख्या इसकी करेंगे। इसके बाद देखिए, इसके अथवा की जो व्याख्या है, सबसे तेज बौछारे की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पतंग कविता है आलोक धनवा की, वहाँ से ये अंश लिया गया है। संदर्भ में आप प्रसंग में लिखेंगे, व्याख्या करेंगे। फिर देखिए 18वां प्रश्न है कि गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं है। महादेवी वर्मा की जो भक्ति संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, वहाँ से ये अंश लिया गया। महादेवी वर्मा इसकी लेखिका है। और बाजार में एक जादू आँख की राह काम करता है। तो बाजार दर्शन जो निबंध है किसका, जैनेन्द्र का, वहाँ से ये लिया गया है। तो आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखता आना चाहिए। इसके बाद देखिए 19वां प्रश्न है कि स्वयं को शासन सचिव शिक्षा विभाग जयपुर रवि कुमार मानते हुए आयुक्त माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को विद्यालय में शैक्षिक वातावरण निर्माण हेतु ध्यान आकृष्ट करने के लिए एक अर्थशास्त्रीय पत्र लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से प्रायोगिक परीक्षा 2022 की परीक्षा तिथियों में परिवर्तन के संबंध में एक विज्ञप्ति लिखिए। ये भी वेरी वेरी मोस्ट है, क्योंकि अभी आपके पता है कि आपको कोरोना के कारण जो डेट है वो प्रैक्टिकली के आगे हुई थी, तो ये पूछी जा सकती है विज्ञप्ति। और 20वां प्रश्न निबंध का है कि समाचार पत्रों की उपयोगिता, कोरोना वैश्विक महामारी, राजस्थान में मेले और त्यौहार, मेरा प्रिय कवि साहित्यकार, आतंकवाद एक नासूर, इनमें से आप किसी एक टॉपिक पर निबंध लिख सकते हैं। और आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई समस्या हो तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। लगभग हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य के प्रत्येक टॉपिक पर मैंने वीडियो बना करके प्लेलिस्टें बना रखी है, आप ज़रूर देखें। पसंद आता तो अपने साथियों मित्रों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।